हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम, सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम में आपको बता रहा था, और मैंने आपको कहा था क्या कि इंडिया में क्या है, टू वे सीबी, टू वे सर्किट ब्रेकर सिस्टम है। उससे पहले मैंने आपको क्या चीज़ें बता दी, टू वे सर्किट ब्रेकर सिस्टम में क्या हो, मैं आपको बता रहा था कि अगर प्राइसेस शेयर की ऊपर चली जाएं या फिर नीचे आ जाएं, दोनों ही केस में अगर जैसे 10% 20% अचानक से ऊपर या नीचे जाए तो उस हिसाब से आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, और जैसे 50% ऊपर नीचे होगा तो पूरे दिन के लिए उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, बस ये आपको दिमाग में रखना है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि फाइनेंशियल मार्केट में जो आपका बीएसई होती है, ठीक है, शेयर मार्केट वगैरह में अगर आपके स्कैम हो रहे थे तो उससे लड़ने के लिए सेबी ने क्या कदम उठाए, तो बहुत सारी चीजें आप बताओगे कि पहले ऐसे ऐसे स्कैम हुए, कौन से, हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारिक वाला स्कैम, और उसके बाद उसमें ये सारी दिक्कतें थी, उसमें लूप होल्स थे, क्या क्या लूप होल्स थे, क्या चीज, ठीक है, एक तो इनसाइडर ट्रेडिंग लूप होल था, दूसरा बीआर वाली, डुप्लीकेट बीआर वाली दिक्कत है ना। तो अगर आप उस पूरी चीज को जो फिजिकली आपको देने पड़ रहे हैं उसको आप अगर कंप्यूटराइज करवा दो, उस पर पूरा नंबर हो कि कौन से बैंक का आया, कौन सा स्लिप वगैरह, तो उससे आसानी होगी, है ना। फिजिकली आप एक दूसरे बीच में ब्रोकर वगैरह को रखोगे, उससे दिक्कत है। तो आप उसमें कुछ रिफॉर्म लाओ, तो उसमें आप जो है ये सारा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन वगैरह पूरा और लेकर आओ, उसमें और अच्छी चीजें आप लाओ, उसको डिजिटाइज करो अच्छे से, तो क्या हो सकता है, ये नकली बीआर वगैरह बनाने का जो बीच में दिक्कत है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर सेबी को पावर दी गई, क्या पहले सेबी के पास कोई भी पावर नहीं थी, ठीक है, आरबीआई ऊपर से थोड़ा सा कंट्रोल करता था, लेकिन शेयर मार्केट का कोई अपना रेगुलेटर नहीं था। तो सेबी को 89 में पहले तो नॉर्मली ऐसे एग्जीक्यूटिव टाइप की बॉडी बना दिया, ठीक है, सिग्नेचर किया, एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दिया, ठीक है। कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी का नाम बताओ आप, एग्जीक्यूटिव बॉडी कैसी होती है, जैसे किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी का नाम बताओ। सीबीआई पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, अच्छा, फिर क्या हुआ, सीबीआई पहले, अरे आज के टाइम पे बताओ ना, आज के टाइम पे कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी का नाम बताओ। आपको फर्क पता है ना एग्जीक्यूटिव बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या होता है फर्क? अच्छा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो तो अलग ही बात हो गई ना। अगर स्टैट्यूटरी बन गई तो फिर कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाती है, तब भी तो नहीं आती, किसी एक्ट से बनी हो, बस इतना इतना ही आंसर, ठीक है। ये नहीं बोलना आगे कि किसी एक्ट से बनी हो लेकिन पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो, नहीं, वो वाली चीज नहीं बोलना, क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हैं इसका मतलब उल्टा है कि अगर बन गई तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगी, ये भी नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ क्या बोलना है, जो कि किसी एक्ट से बनाई जाए बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी का नाम बताओ। भाई ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है कि नहीं है? नीति आयोग क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना। नीति आयोग एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है या फिर इसको एक्ट से बनाया? नीति आयोग जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है या फिर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं, आप देखो, आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ आप मुझे उसका सवाल दो, आंसर दो, जो आपको पता है उसका, वो नहीं मैं पूछना चाह रहा हूँ। सेम आप दिक्कत अभी भी वही कर रहे हो, इसको इससे बनाए, नहीं मेरे को नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो इसको किससे बनाए। आप मुझे ये बताओ कि आपको ये समझ आ रहा है कि नीति आयोग एग्जीक्यूटिव बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, समझ आया? नीति आयोग को जब बनाया गया तो क्या किया है, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? अरे नहीं, मतलब हमारे इंडिया में कौन एग्जीक्यूटिव कहलाता है? हाँ, रूलिंग पार्टी क्या होती है, वही लेजिस्लेटर भी होते हैं, वही एग्जीक्यूटिव होते हैं, डुअल हमारे यहाँ पे सिस्टम है ना एक टाइप का। अगर पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बनाते हैं तो क्या बन जाते हैं, लेजिस्लेटर, लेकिन अलग से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठते हैं, कैबिनेट में बैठते हैं तो क्या बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। ऐसे ही होता है। एग्जीक्यूटिव में एक सब टाइप है जिसको आप ब्यूरोक्रेट बोलते हो, कि ऊपर से हायर एग्जीक्यूटिव आपको ये चीजें बोलते हैं तो नीचे काम करते हैं आपके ब्यूरोक्रेट, ठीक है, वो एक पार्ट है एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर का। ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो पार्ट है एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर का। तो आपकी जो कैबिनेट वगैरह होगी उसने बनाया होगा ये नीति आयोग, ठीक है, इसीलिए क्या है एक टाइप की एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो वैसे ही सेबी को पहले बनाया गया होगा एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी। सेबी को क्या बनाया गया होगा पहले,
एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, कब 89 के आसपास, ठीक है। उसके बाद जब दिक्कत हुई तो फिर 1991 में उसको क्या बना दिया, स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया तो सेबी एक्ट वगैरह लाया होगा, ठीक है, ठीक है। तो सेबी एक्ट लाया होगा, उसमें इसको कुछ पावर दी गई होंगी, फिर उस पावर में बोला होगा कि आज से आप कंट्रोलर होगे पूरे इस शेयर मार्केट का, आपके पास बंदे आप रख सकते हो जो रेड मार सकते हैं, अलग अलग चीजें कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये पावर दी गई। फिर आप देखो ये भी चीज़ बता दी और आपको सर्किट ब्रेकर सिस्टम भी बता दिया, ये भी बता दिया कि उसमें और जो लूप होल था बीआर वगैरह वाले सिस्टम को उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। बीआर बैंक रिसिप्ट, कल बताया था ना बैंक रिसिप्ट क्या होती है, क्या होती थी बीआर, हाँ उस रिसिप्ट होती थी, लेकिन उसमें होता क्या था, हाँ मतलब बीआर एक्चुअल में होती क्या है, उसमें क्या लिखा होता है, हाँ मतलब उसमें सिक्योरिटी की वैल्यू लिखी होती है ना, उसमें मतलब लिखा होता है कितनी सिक्योरिटी आपको दे रहे हैं ना। बीआर में क्या लिखा होता है, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी में मॉर्गेज के थ्रू उसका निकलता है, सिक्योरिटी निकाली जाती है, वैसे ही बीआर की वैल्यू कहां से निकलती है, जो वो सिक्योरिटी रखी गई है, कितनी सिक्योरिटी कितनी देर के लिए दे रहे हो, वो सब इसमें लिखा होगा, ठीक है, बीआर के अंदर, ठीक है, ठीक है, ये भी समझ आ गया। फिर आप देखो दो चीजें, ये आपका जो सेंसेक्स वगैरह है ना, ये तो पूरा टाइम चलता रहता है, लेकिन उसमें बुक में ऐसा लिखा होगा कि 2 टाइम इसको बंद करना पड़ता है। तो 2 टाइम कौन कौन सी होती हैं, एक टाइम होती है जब कभी सोलर फ्लेयर आ जाए, क्या आ जाए, सोलर फ्लेयर। दूसरी चीज जब कभी इक्विनॉक्स आ जाए, क्या आ जाए, इक्विनॉक्स और सोलर फ्लेयर जब आ जाए तो आपका सेंसेक्स जो है वो बंद कर देना पड़ता है। क्यों, ये सारा काम जो है वो आपको क्या लगता है, ये पूरा जो आपने सेंसेक्स जो है जिसमें ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे ग्राफ ऊपर चल रहा है, फिर ये नीचे गिर गया, फिर ऐसे ऐसे, है ना, ठीक है, ऐसे होता है ना एक ग्राफ वगैरह सेंसेक्स, जिसपे पूरा उनका काम चलता होगा। तो उसको चलाने के लिए पूरे इतने बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर वगैरह हैं, और वहां पे तो कोई जियो के फाइबर से तो चलता नहीं होगा, ठीक है। इसको चलाने के लिए पूरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता होगा। तो जब आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करोगे तो कभी सोलर फ्लेयर का फिनोमिना चल रहा है। सोलर फ्लेयर आपको समझ आ रहा है क्या होता है, ये आपका क्या है, मानो ये आपका सन, ये आपका सन, तो इसमें से क्या ऐसे करके, सन किससे बना है, हॉट गैसेस, मतलब कौन सी गैस, हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा, तो आपके सन में न्यूक्लियर फ्यूजन वाला फिनोमिना चलता है या न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, है ना। जब ये सारी चीजें सन के अंदर चल रही होती हैं तो क्या होता है, सोलर फ्लेयर को आप अगर आसान भाषा में मैं आपको बोलूँ तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह जो इसके बीच में से निकलती है ना, जैसे हमारी धरती की अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, होती है, अपनी धरती की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जैसे अपनी ये धरती है, तो उसमें से आपने ऐसे ऐसे करके देखा है ना, कुछ निकलता है, ऐसी एक फोटो देखी है, ठीक है। और ये जो सन है, सन की जो मैग्नेटिक रेज हैं, ठीक है, और यहाँ से अपनी धरती की कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो आप आगे चल के जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे आपस में जब ये दोनों टकराती हैं तो एक फिनोमेना होता है जिसको क्या बोलते हैं, ये सुना है आपने वर्ड कभी, ऑरोरा, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, सुना है कभी वर्ड, सुना है, किसी ने सुना है, आपने सुना है, क्या होता है, हाँ है ना, फोटो देखी है आपने कभी मूवी में, वो दिखाते हैं स्काई में ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन कलर की लाइटें चल रही होती हैं आसमान में, आप देखोगे तो ब्लू ब्लू कलर की लाइट, देखा है कभी, किसी मूवी में देखा होगा, किसी फोटो में देखा होगा, कार्टून वगैरह में कहीं तो देखा होगा, ठीक है। वो कैसे, वो इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होती है तब होता है, ठीक है। तो अब इसको छोड़ो यार, ज्योग्राफी में समझ लेंगे। तो आप समझो कि जब कभी सोलर फ्लेयर चल रहा होता है तो क्या होता है कि ये इन दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से क्या सैटेलाइट जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती है। तो थोड़ी देर के लिए जब पता चल जाता है कि जो आपके साइंटिस्ट वगैरह वो पहले से बता के रखते हैं आपको कि सोलर फ्लेयर जो है वो इंक्रीज होने वाला है इस टाइम जो है, ठीक है, उसकी वजह से सैटेलाइट वगैरह के कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है, तो सेंसेक्स आपका कुछ देर के लिए हम बंद कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है, इक्विनॉक्स। अभी इक्विनॉक्स आप समझाओ कि क्या होता होगा, इक्विनॉक्स मतलब, इक्विनॉक्स मतलब दिन और रातें, दिन और रातें बराबर,
इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? दिन और रातें बराबर, इक्विनॉक्स। अच्छा, एक अगर इक्विनॉक्स होता है तो फिर और क्या क्या होता होगा? ठीक है, ऐसे ही होता होगा ना कुछ, ऐसे आपकी सन होता होगा, ऐसे चक्कर लगाती होगी अर्थ, है ना? तो ये वाले 2 पॉइंट क्या होते होंगे? इक्विनॉक्स। और यहाँ वाले क्या होते होंगे? सॉलिस्टिस, है ना? एक बार आप बोलते हो कि दिन सबसे लंबा है और रात सबसे छोटी है, वो कब होता होगा? समर सॉलिस्टिस, है ना? जब जब गर्मी कहाँ होती होगी? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है? वैसे ही सदर्न हेमिस्फेयर में होता होगा तो वहां का बोलेंगे, वैसा उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो जब इक्विनॉक्स होगा तो आप समझो कि जो आपकी सैटेलाइट होती हैं वो कौन सी सैटेलाइट होती हैं जो ये सब के लिए यूज होती हैं? उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। कौन सी? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का क्या फिनोमिना होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या फिनोमिना होता है? हाँ, अपनी जगह नहीं रहती है, मतलब कि आप धरती से देखोगे तो आपको लगेगा कि वो एक जगह पे है ना? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का फिनोमिना क्या होता है कि आप धरती से देखोगे तो आपको एक जगह लगेंगी। वो कैसे लगेंगी आप समझो। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है ना, वो इक्वेटर के पास चलती है, ठीक है? एकदम जो इक्वेटर होता है ना उसके सामने रखी होती है उसको, ठीक है? जैसे अर्थ है ना पूरी, जैसे ये अर्थ है तो अगर ये इक्वेटर है तो यहाँ चलती होगी वो सैटेलाइट कहीं, ठीक है? ऐसे सैटेलाइट का कुछ बना दो यार, मुझे सैटेलाइट ड्राइंग मेरी गंदी है, ठीक है? तो मानो कि ये कोई सैटेलाइट है, तो ये कहाँ चलती होगी? जहाँ पे आपका इक्वेटर है ना उसके एकदम कितने डिस्टेंस पे चलती है? कोई आपको डिस्टेंस पता है कितना? ठीक है, 3600 किलोमीटर जितना आपके इक्वेटर से ऊपर की तरफ जो चलेगी, सरफेस से ऊपर, उसको आप क्या बोलोगे? वो क्या कहलाती है? एक टाइप की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। स्टेशनरी क्यों कहलाती है? क्योंकि एक अगर जितना अर्थ मूव करता है ना, जैसे जैसे अर्थ मूव कर रहा है उस हिसाब से ये भी सैटेलाइट भी मूव कर रही है, तो एक जगह पे आप रहोगे तो उसी जगह पे आपको दिखेगी। समझ आ रही है? जैसे ये सैटेलाइट थी और ये इक्वेटर था, तो अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये भी ऐसे मूव करेगा। तो हर टाइम पे जब आप जाओगे तो, क्योंकि ये इसके साथ फिक्स हो गई है, ठीक है? जैसे अर्थ मूव करेगी वैसे ये भी मूव करेगा, तो जहां पे आप खड़े हो जाओगे तो आपको उधर ही दिखेगी। पक्का बात समझ आ रही है? आगे ना समझ? तो इसको क्या बोलते हैं? एक टाइप की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब भाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर इक्वेटर के सामने है और इक्विनॉक्स आ गया, क्या आ गया? इक्विनॉक्स। अभी जब सॉलिस्टिस होता है या विंटर या समर, तो उससे क्या होता है? एक टाइम पे कैप्रिकॉन सामने आ जाता है, एक टाइम पे कैंसर सामने आ जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सूरज के सामने आता है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सूरज के सामने आता है। उस हिसाब से क्या कहलाता है? सॉलिस्टिस। लेकिन अगर इक्विनॉक्स है तो इसका मतलब क्या है? इक्वेटर सामने रहता है, इक्वेटर सूरज के सामने रहता है। तो वो डायग्राम कैसे बनेगी कि ये सन है, ये सन है, ये अपना मानो क्या है? अर्थ, और मानो ये इक्वेटर था और वो सैटेलाइट इधर है कहीं, ठीक है? तो दोनों के कहाँ आ गई? बीच में। तो जब बीच में आ जाएगी तो फिर आप समझो कि दिक्कत हो जाएगी। और जब एकदम सूरज और धरती के बीच में आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फंस जाएगी तो भी दिक्कत होगी कम्युनिकेशन में। तो इक्विनॉक्स के टाइम पे और सोलर फ्लेयर के टाइम पे आपका सेंसेक्स जो है उसको करना पड़ता है बंद, ठीक है? ऐसे वो चलता रहता है। पर अगर इक्विनॉक्स आ जाए और क्या आ जाए? सोलर फ्लेयर आ जाए तो आपके सेंसेक्स को बंद करना पड़ता है। बात समझ आ गई अभी? ठीक है, कैसे काम करेगा समझ आ गया? इक्विनॉक्स में क्यों करेगा और सोलिस्टिस में क्यों नहीं करेगा वो भी समझ आ गया? सोलिस्टिस में क्यों नहीं करेगा? सोलिस्टिस के टाइम पे इक्वेटर एकदम सन के सामने नहीं होता ना। सोलिस्टिस के टाइम पे क्या होता है? अगर स्प्रिंग, अगर मानो समर सोलिस्टिस होगा तो क्या होगा? उस टाइम का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फिर उसके साइड में होगा, ठीक है? तो सैटेलाइट नीचे रहेगी, ठीक है? तो डायरेक्टली उसको उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? जब इक्विनॉक्स होगा तब ये वाली दिक्कत ज्यादा होगी। तो इक्विनॉक्स हो या फिर सोलर फ्लेयर हो, आपके सेंसेक्स को बंद किया जाता है, ठीक है? आगे समझ? चलो ठीक है, समझ आ गई।
तो ये वाला चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म नहीं यार, अभी भी बचा है। चलो कुछ और देखते हैं। अब आपको बताते हैं चिट फंड्स। पंखा लगा लिया जाए। अरे इस पंखे में ना क्या ना वो होना चाहिए, क्या रेगुलेटर है ना, थोड़ा ज़्यादा तेज चलता है। चलो एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको क्या बोलते हैं, चिट फंड्स, और उसमें होने वाले कुछ स्कैम। तो एक बारी आप चिट फंड भी समझ लो। जब आपने इतनी सारी चीज़ें समझ ली हैं तो चिट फंड भी आप देख लो कि क्या होता है। ठीक है, चिट फंड क्या होता है। ठीक है, आप देखो ये 4 बना देते हैं। लड़की भी बना देते हैं ना ऐसे, फिर आप बोलोगे सर लड़का बनाते हैं सिर्फ, है ना, लड़की बना दी 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 ABCD जो हैं वो बोलेंगे कि एक ना चिट फंड टाइप का कोई गेम खेलते हैं। उसमें क्या करेंगे, एक ऐसे बक्सा रखेंगे सामने, इसको बोलेंगे चिट फंड, और इस बक्से को मैनेज करने के लिए एक चिट फंड मैनेजर लगाएंगे। ठीक है, जो इसको मैनेज करेगा, चिट फंड को मैनेज करेगा। 4 बंदे हो गए, A B C और D। ठीक है, मानो कि इसने पैसा डाला इसमें, इसने इसमें पैसा डाला, इसमें पैसा डाला, इसमें पैसा डाला। मानो इन्होंने क्या किया कि इसमें कितने पैसे डलवा दें। मानो इन्होंने डाले इसमें 25,000 रुपये सबने, इसने 25,000 रुपये डाला, इसने 25,000 रुपये डाला, फिर इसने 25,000 रुपये डाला, फिर इसने 25,000 रुपये डाला। तो कितने पैसे हो गए इसमें टोटल, 1 लाख रुपया हो गया। ठीक है, अब 1 लाख में से आप मानो 4 से डिवाइड हो जाए 90। चलो इसमें से आप मानो कि 10,000 रुपये है ना, 10,000 ज़्यादा हो जाएगा। आप मानो 5,000 रुपये क्या करता है ये चिट फंड मैनेजर जो है ना, ये अपने पास रखता है कमीशन। ठीक है, ये सब काम करने का, मैनेज करने का, चिट फंड का जो मैनेजर है वो 5,000 अपना क्या रखेगा, फीस। तो अब क्या हो गया कि इस पूरे जो फंड है इसके अंदर कितना पैसा है, 95 है ना। 85 कौन बोला, 95,000 95,000 हो गया। ठीक है, तो 25,000 1 लाख इसके अंदर आया, 5,000 मैनेजर को दिया, बचा 95,000। अब चिट फंड वाली स्कीम में होता क्या है कि इसमें से किसको पैसा मिलेगा वो डिपेंड करता है कि इन 4 में से मिनिमम लोएस्ट बिडर कौन है। ये इसका खेलने का तरीका है चिट फंड को, कि लोएस्ट बिडर कौन सा है, क्या इसमें से लोएस्ट बिडर कौन है उसको ये पैसा मिलता है। आप समझो कैसे, इसने डाले 25,000, इसके अंदर कितना हो गया 95,000। अब क्या है कि इन सबको पता है कि इसके अंदर 95,000 है, 5,000 ये बंदा लेके जाता है। ठीक है, अब ये अलग अलग बंदा जो है वो बोली लगाएगा कि मेरे को चिट फंड में से इतना पैसा चाहिए। ठीक है, तो मानो कि ये जो लड़की है ये बोल रही है कि मेरे को शादी में जाना है, लहंगा खरीदना है, तो मेरा तो लहंगा बड़ा महंगा आता है, तो मैं 90,000 रुपये की बोली लगाऊंगी, मुझे 90,000 रुपये चाहिए। ठीक है, ठीक बात है। तो ये वाली लड़की कह रही है कि मेरे को तो मेकअप भी लेना है, तो मेरे को तो 94,000 की लगाऊंगी मैं। ठीक है, ये क्या बोल रही है 94,000 की। ठीक है, अभी ये 2 लड़के तो ये तो ऐसे ही, तो ये बोलेंगे यार इतना पैसे का हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत चाहिए। तो ये जैसे कोई बोल देगा 80,000 रुपया, जैसे कोई बोल देगा 80,000 रुपया, कोई बोल देगा 85,000 रुपये। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की 4 बोलियाँ आ गई। ठीक है, एक बोल रही है 90,000, दूसरी कह रही है 94,000, एक ये बोल रही है कितना, ये कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है 80,000, ये बोल रहा है 85,000। तो इसमें क्या होता है, जो लोएस्ट बिडर होगा उसको सारा पैसा मिल जाएगा। तो इस केस में किसको मिलेगा, ये इस 80,000 वाले को मिल जाएगा पैसा सारा। ठीक है, तो बेचारी ये जिसको मेकअप खरीदना था उसने एक तो 25,000 रुपया भी दिया है और उस महीने उसको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। मतलब आपको समझाता हूँ कैसे। अभी इसमें क्या हुआ, 80,000 रुपये इसने लोएस्ट बिड लगाई, तो इसको 95 में से कितना मिल गया 80,000, तो बचा कितना 15,000। तो कैसे 95,000 में से 80,000 क्या थी मिनिमम बिड। ठीक है, वो इसको मिल गया, तो बचा कितना 15,000। अब ये 15,000 जो है ना
वो सबको बराबर बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने इनिशियल अमाउंट सेम दी थी 25-25 हज़ार। तो अभी 15,000 डिवाइडेड बाय 4 करोगे आप तो इसको भी उतना मिल जाएगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है। बराबर के पैसे 15,000 चारों में बट जाएंगे। एक मिनट रुको, मैं आपको बताऊंगा, पहले पूरा सुनो ना, सुनने के बाद डाउट। इसने 25,000 दिए, इसने 25,000, इसने 25,000, इसने 25,000, इसके अंदर आया 1 लाख, मैनेजर को दिए 5,000, बचा 95,000, इसने बोली लगाई 90,000, 94, 80, 85, लोएस्ट बिडर था 80,000 वाला, इसको पैसे मिल गए 80,000, बचे हुए 15,000 चारों में इक्वली डिवाइड हो गए, ठीक है। बचे हुए 15,000 चारों में इक्वली डिवाइड हुए। आप बोलोगे कि एक साइकिल, वन साइकिल जो है वो, वन साइकिल ऑफ दिस चिट फंड स्कीम, वो क्या हो गया, कंप्लीट। एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया, किसका, इस चिट फंड वाले साइकिल का एक साइकिल कंप्लीट। अभी जब नेक्स्ट साइकिल आएगा, नेक्स्ट साइकिल फिर से ये पैसा डालेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा कि जिसको लास्ट महीने आप पैसे मिले हैं ना, उसको उस साल नहीं मिलेंगे, बेशक वो छोटा बिडर भी हो। बात समझ आई। अभी मान लो नेक्स्ट मंथ फिर से ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। अभी ये वाली जो है ना, ये बड़ी नाखुश हो गई है, यार मुझे पैसे चाहिए थे टाइम पे, और मेरे को नॉर्मल घर के कपड़े पहन के शादी में जाना पड़ा, और मेकअप भी नहीं था, अभी मैं बहुत नाराज़ हो गई हूँ, ठीक है। अभी बोल रही मैं ये गेम नहीं खेलूँगी, मुझे पैसा नहीं मिलता टाइम पे। तो इसको तो मिल चुका है, इसको मिल चुका है एक बार, तो आप मानो नेक्स्ट साल, नेक्स्ट साइकिल की जो गेम है उसमें से ये वाला तो बंदा पहले बाहर हो गया, इसको नहीं मिलेगा। अब इसको मिल सकता है, इसको या फिर इसको, फिर इन तीनों के बीच में चलेगा नेक्स्ट साइकिल के लिए, ठीक है। तो चिट फंड ऐसे खेला जाता है। आपसे कोई पूछे चिट ऐसा करने का फ़ायदा क्या है, ऐसा करने का क्या फ़ायदा हुआ, आप देखो फ़ायदा क्या हुआ कि इन्होंने डाला सिर्फ 25,000 रुपया, लेकिन ले गए कितना, 80,000 रुपया। तो फ़ायदा ही हुआ एक टाइप से, फ़ायदा ही होता ना चिट फंड में। चिट फंड में फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्या चीज़, वापस करना होता है ना, ऐसा थोड़ी वापस नहीं करना, वापस करना है। लेकिन आप समझो कि आपने 25,000 डाल के 85,000 ले लिए उस महीने, तो आपको उस महीने अगर कुछ नया खरीदना था, बड़ा कुछ करने के लिए आपको कहीं से लोन लेना पड़ता, वो वगैरह उसमें मुश्किल थी। लेकिन आपने ये गेम खेली तो आपको उस टाइम पैसा मिल गया, तो ये तो फ़ायदा ही रहता है ना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ वही बताने, अभी बस मैं वो बोलने वाला था। तो आपने देखा होगा मोहल्ले में आंटियाँ होती हैं ना, तो मोहल्ले में आंटियाँ बोलती है कि बस अब मेरी कमेटी निकलने वाली है, तो बस अब मैं नई वॉशिंग मशीन खरीदूंगी, मेरे हाथ से कपड़े नहीं धोए जाते मुझसे, ठीक है। ठंड आ गई है, मुझे ठंड लगती है थापी मारने में, तो मैं जो है वॉशिंग मशीन में कपड़े धोऊंगी, मेरी कमेटी निकल गई है। तो साथ वाली आंटी बोलती है यार मेरी तो कभी निकलती ही नहीं है कमेटी यार, ठीक है। वो क्या है, वो अपने से फुर्ती दिखाती होगी यार, बड़े बड़े बिड फेंकती होगी, है ना। वो क्या सोचती होगी कि मैं इसने अगर 6.4 kg वाली ली है तो मैं इससे बड़ी वाली वॉशिंग मशीन लूँगी, है ना, ठीक है। तो वो उसके चक्कर में क्या बड़ी बड़ी बिड मारती होगी, तो उसको मिलता नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है छोटी बिड डालता है, इसमें उसको पैसा मिल जाता है। तो क्या नॉर्मल जैसे जो कमेटी सिस्टम होता है वो यही होता है चिट फंड। क्या चीज़, सभी लोएस्ट आगे मतलब नहीं, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, सब एक ही बिड नहीं डालते हैं। मतलब ये तो मैंने आपको सिर्फ एक मतलब 4 लोगों का करके दिखाया है। ऐसे कमेटी में ज़्यादा लोग होते हैं ना, जैसे 12-20 बंदों की कमेटी होती है, और ये तो मैंने बड़ी रकम बता दी, या फिर इससे छोटी भी हो सकती है, और एग्जैक्ट अमाउंट साथ में आना थोड़ा मुश्किल है। आप सिर्फ समझो कि प्रोसीजर ऐसा होता है कि आपको पैसे डालते हो और आपको कम पैसे डालने पे एक टाइम पे ज़्यादा पैसा मिल जाता है, ठीक है। कम पैसे डाल के एक मंथ में ज़्यादा पैसा उस टाइम मिल सकता है, ठीक है। और गांव वगैरह में क्या होता है ना, ये स्कीम ज़्यादा चलती है। गांव वगैरह में ये स्कीम क्यों चलती है मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बड़ी स्कीम बता दी, 25,000 में नहीं चलती है, ये छोटी छोटी स्कीम चलती है। कैसे चलती है, एक कोई चिट फंड वाली कंपनी आएगी, वो बोलेगी सब 10-10 रुपये दे दो, ठीक है, 10-10 दे दो, 100-100 रुपये दे दो। 100-100 रुपये लेके अगर वो आपको 1,000 रुपया दे रही है, 100 रुपये लेके अगर आपको 1,000 रुपया दे रही है, तो आपको अच्छा लगेगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, यार 100 रुपये तो लगाया था, 1,000 रुपया मिल गया, ठीक है, ठीक है। तो उस हिसाब से चलता है। ये तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए 25 1 लाख करके बताया 4 से, ताकि गुना हो जाए, डिवाइड भाग हो जाए उसका, ठीक है। तो समझ आ गया चिट फंड काम कैसे करता है, ठीक है। चिट फंड कैसे काम करता है समझ आ गया। तो आप एक और चीज़ समझो,
नहीं, वो बाद में बताता हूँ। चिट फंड समझ आ गया? बिल्कुल चुकाना है, बिल्कुल चुकाना है। हाँ, लेकिन आपको, आपने कम पैसे डाल के आपको उस महीने मिल गया जब जितने की आपको जरूरत थी, 25 के बदले आपको 80 मिल गया ना, तो उस महीने का आपका काम पूरा हो गया, समझ रहे हो? तो कमेटी जब जिसकी निकलती है तो वो खुश हो जाता है यार कि थोड़े पैसे डाल के मेरे को अभी के लिए तो ज़्यादा मिल गए। ठीक है, ठीक है ना? तो आप देखो, अभी चिट फंड का क्या, ये आपको मैंने पूरा तरीका समझा दिया चिट फंड का। अब एक्चुअल में क्या होता है कि चिट फंड की जो इसको रेगुलेट करना, चिट फंड को रेगुलेट करना ना सेबी के अंदर नहीं था, ठीक है, अभी भी नहीं है एक टाइप से, ठीक है, क्योंकि चिट फंड किसके अंदर आता है? 3 टाइप की लिस्ट होती है ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कौन सी? कंकरेंट लिस्ट। तो ये चिट फंड पड़ता है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है। चिट फंड वाला जो सारा सिस्टम है ना वो किसके अंदर पड़ता है? कंकरेंट लिस्ट के अंदर। मतलब इस पे सेंटर भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी लॉ बना सकती है, ठीक है, और दोनों का कंफ्लिक्ट हो जाए तो क्या होता है? सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है, ऐसे वो पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज़, ठीक है। तो अब ऐसे ही ये चिट फंड वगैरह आप देखो कि जो गांव देहात होता है ना उधर ज़्यादा, वहाँ ज़्यादा चलती है। जो लोग जिनका बैंक में खाता नहीं होता है, जिनको अच्छा लगता है कि ये थोड़ा, क्योंकि अट्रैक्टिव स्कीम होती है एक टाइप से चिट फंड, क्या है? अट्रैक्टिव स्कीम है। जिनका खाता नहीं है या फिर जो चाहता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बचाए, कहीं इन्वेस्ट करके देखते हैं, तो बड़ी जगह इन्वेस्ट करने से अच्छा ऐसे गांव में ही कोई ऐसा आंटी होती है जो इसका मैनेजर बन जाती है और उन पे ये पैसे लगवा देते हैं, ठीक है। तो इसकी मैंने आपको क्या बताया कि चिट फंड वाला जो है वो किसके अंदर पड़ता है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। मतलब कि स्टेट भी इस पे लॉ बना सकती है और सेंटर भी इसमें लॉ बना सकती है। अब ठीक है, चिट फंड ऐसे सब काम करती है, लेकिन इस चिट फंड में एक बड़ा स्कैम हुआ था, ठीक है, चिट फंड स्कैम, उसको बोलते हैं शारदा चिट फंड स्कैम। शारदा चिट फंड स्कैम। और ये कहां पर हुआ? वेस्ट बंगाल में हुआ था, ठीक है, शारदा चिट फंड स्कैम। अभी फाइनेंशियल मार्केट में हम एक एक करके सारी चीजें देख रहे हैं, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कैसे होता होगा, लोगों के पास क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको जब आप पूरा एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखोगे मेंस का, तब आपको लिखने में आसानी होगी, ठीक है। आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है कि इस स्कैम में हुआ क्या, बस आप नाम भी लिख दोगे कि शारदा चिट फंड स्कैम, फॉर एग्जाम्पल शारदा चिट फंड स्कैम, तो क्या होगा? पढ़ने वाले को लगेगा कि आपको पता है इसके बारे में कुछ, ठीक है। शारदा चिट फंड स्कैम में क्या हुआ होगा? सेम चीज, एक चिट फंड टाइप की इसने कंपनी बनाई होगी, लोगों को बोला होगा मुझे आप पैसा देते जाओ, लोगों को क्या बोला होगा? आप मुझे पैसा देते जाओ, ठीक है। तो इसने क्या किया? ऐसा बोल के बहुत जो है लाखों लोगों से इसने पैसा ले लिया, लाखों लोगों से पैसा ले लिया। शारदा कंपनी थी, ठीक है, शारदा चिट फंड स्कैम। तो ये शारदा कंपनी ने क्या किया? एक चिट फंड बनाया और मतलब लाखों लोगों से इसने पैसा ले लिया। अब लाखों लोगों से पैसा तो ले लिया, और इसने क्या किया? वो पैसा किसने लगा दिया? अपनी किसी कंपनी में या किसी शेयर बॉन्ड में, ठीक है, या कोई दूसरी टेलीविजन चैनल वगैरह, इसके अपने खुद के दोस्तों के, भाई बहन के जो टेलीविजन चैनल थे, वेस्ट बंगाल की न्यूज़ थी, ठीक है, तो वहाँ इसने लगा दिया। और स्टार्टिंग में इसने क्या किया? स्टार्टिंग में क्योंकि इसने बड़े बड़े वादे किए थे, तो इसने क्या किया? थोड़ा सा रिटर्न बना के लोगों को दिया, ताकि क्या लगे? स्कीम जो है वो सही है, ये तो है ना, ताकि और लोग भी इसमें आए, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ रिटर्न देना पड़ेगा, नहीं तो लोग आएंगे नहीं, सही बात है। तो स्टार्टिंग में क्या किया? इसने कुछ रिटर्न दिया, बाद में इसने क्या किया? रिटर्न देना बंद कर दिया ये वो। और इसने क्या किया? इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए इसने पूरे वो टीएमसी के नेता, टीएमसी आपको पता है ना, तृणमूल कांग्रेस, तो वो पूरे टीएमसी के नेता, वो पूरे मिथुन चक्रवर्ती वगैरह बड़े बड़े जो एक्टर वेक्टर थे, उन सबको बुलाया स्टेज पे। तो सबको लगा ये तो यार इतने बड़े बड़े लोग इसके अंदर हैं, तो फिर तो ये अच्छी है, कोई रिलायबल चीज़ है, रिलायबल चिट फंड है। सबने पैसा लगा दिया खूब। फिर इसने पैसा लेके क्या किया? शेयर मार्केट में डाला, बॉन्ड में डाला, वहाँ जाके इसका पैसा कहीं फंस गया, पैसा इसका फंस गया। धीरे धीरे करके इसमें स्कैम आने लगा। लोगों ने बोला भाई हमसे पैसा लेकर गए हैं, हमें पैसा तो वापस आ नहीं रहा चिट फंड का, ठीक है, पैसा लेकर गए हैं लेकिन पैसा मिल नहीं रहा।
फिर धीरे धीरे करके जैसे न्यूज़ चैनल आया, फिर न्यूज़ पर चलने लगा, धीरे धीरे करके पता चला टीएमसी भी इसके अंदर शामिल है, तो फिर ये चीज़ जो है वो न्यूज़ में आने लग गई। न्यूज़ में आने लग गई तो एक्चुअल में आप समझो हुआ क्या, सेबी आएगी, ठीक है, सेबी आएगी, बोलेगी कि आपने ये जो स्कीम चलाई है ना ये गलत है, ये स्कीम गलत है, आपको क्या करना चाहिए, आपने हमसे पहले परमिशन नहीं ली ये स्कीम चलाने के लिए, ठीक है। सेबी क्या बोलेगी, आपने हमसे परमिशन नहीं ली ये चिट फंड चलाने के लिए, तो ये चिट फंड वाली कंपनी उसको क्या बोलेगी, चिट फंड वाली कंपनी बोलेगी कि भाई देखो ये चिट फंड जो है ना ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, इसमें जो है स्टेट का भी अधिकार है, सेंटर का भी अधिकार है, सेबी की इसके ऊपर कोई भी डायरेक्ट रेगुलेशन नहीं पड़ती है, आप हमसे कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, सेबी का कोई भी अधिकार इसके ऊपर नहीं पड़ता है, चिट फंड के ऊपर हम आपको आंसरेबल नहीं है, ठीक है, ऐसा सब होगा। फिर अब सेबी को लगेगा कि यहाँ थोड़ी दिक्कत तो है, फिर ये क्या चीज़ हाई कोर्ट में जाएगी, फिर यहाँ से उठ के सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगी हाँ ये जो आपने गलत किया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी, आपने गलत किया ये और आपको पैसा जो है वो वापस करना चाहिए। फिर टीएमसी की सरकार में ममता बनर्जी कुछ वहाँ पर एक पैनल बनाएगी, ठीक है, वो पैनल बताएगा कि कितना बड़ा स्कैम है और लोगों को पैसा देना चाहिए, तो ये फिर उसके आगे की फालतू की न्यूज़। बस आपको क्या समझ आना चाहिए कि ऐसा टाइप का कोई एक स्कैम भी हुआ था, कहाँ पर, चिट फंड वाले मार्केट में भी एक शारदा चिट फंड स्कैम टाइप का एक स्कैम हुआ है, ठीक है। कैसे हुआ, लोगों से, काफ़ी लोगों से पैसा ले लिया, पैसा लेके शेयर बॉन्ड में डाला, अपने दोस्तों की कंपनी में डाला, टेलीविजन उसमें डाला क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए, टीएमसी के नेता उसमें बहुत सारे और अदर फिल्म एक्ट्रेस वगैरह उन सबको लाया, बाद में जब डिफ़ॉल्ट हो गई तो मामला हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सेबी ने बोला हमसे परमिशन लेनी थी, इन्होंने बोला कि आपके जुरिस्डिक्शन के हम बाहर पड़ते हैं, आपका कोई भी लॉ हम पे अप्लाई नहीं होता है, तो फिर ये सारी चीज़ें फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं और वहाँ पर इसके अगेंस्ट में ये बात आई कि आप ये सारा पैसा है उसको लौटाओ। अब कितना पैसा लौटाना है, क्या लौटाना है, उसके लिए वो पूरा पैनल बना और फिर आगे न्यूज़ चली, पर उसको आप छोड़ दो, ठीक है, ठीक है, ठीक बात है। वो जो आगे न्यूज़ चली वो हमारे वैसे ना मतलब इकोनॉमी के टाइप की नहीं है ना, वो फिर उसमें पॉलिटिकल न्यूज़ होती है और वो आपके टाइप मतलब आपके काम की भी नहीं है, वो सिर्फ न्यूज़ चैनल के काम की होती है। आपके काम का क्या है कि आपको नाम पता होना चाहिए और बस उसके बारे में 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चिट फंड समझ आ गया आपको क्या होता है, हाँ बीबी कंकरेंट लिस्ट के अंदर ही चिट फंड, ठीक है, ठीक है। तो क्या समझ आ गया आपको, चिट फंड समझ आ गए क्या होते हैं, अच्छा। फिर एक और चीज़ देखते हैं सेबी से रिलेटेड, एक और चीज़ देखते हैं सेबी से रिलेटेड, और एक चीज़, एक वर्ड जिसको बोलते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। क्या चीज़, एक और चीज़ देखते हैं, सेबी में एक और रिफॉर्म लिया गया था, पर वो रिफॉर्म किस वजह से लिया गया उसको समझने के लिए पहले एक चीज़ समझेंगे कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होती है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखो एक्चुअल में क्या हुआ, इस स्कैम का नाम क्या होता है, सहारा स्कैम। सहारा आपको पता है ना कंपनी, सहारा कंपनी पता है, पहले स्पॉन्सर थी इंडियन क्रिकेट टीम की, यहाँ लिखा होता है सहारा, है ना, बड़ा बड़ा लिखा होता है सहारा। तो ये देखो भाई, ये सहारा स्कैम में एक्चुअली में हुआ क्या, सहारा स्कैम वालों ने अपने शेयर्स निकाले, नॉर्मली आपको मैं समझाता हूँ, इसने शेयर निकाले, लोगों ने शेयर लिए, उसने शेयर कहीं और लगा दिए, कहीं पर शेयर मार्केट बॉन्ड मार्केट में लगाए, पैसा डिफॉल्ट हो गया, पैसा नहीं मिला। स्कैम का जो तरीका होता है वो तो सेम है, कहीं से पैसे बहुत सारे लेकर आए हैं, कहीं लगाए, फिर वहाँ फंस गए और पैसा नहीं मिला। लेकिन इधर खास बात क्या है, आप देखो कि कंपनी जो होती है ना, कंपनी की कुछ टाइप होती हैं, मैंने आपको ये पहले बताया होगा, ठीक है। एक कंपनी होती है जिसको क्या बोलते हैं, 1% कंपनी, ठीक है, और एक कंपनी होती है जिसको बोलते हैं, एक कंपनी होगी 1% कंपनी, एक होगी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और एक कंपनी होगी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फ़र्क आपको समझ आ ही जाता है। 1% कंपनी, जब कंपनी की शुरुआत हुई होगी तो एक बंदे ने जिसने खड़ी की वो पूरी कंपनी उसकी है अभी के लिए, तो उसको आप क्या बोलोगे, 1% कंपनी। फिर उसने उसके थोड़े से शेयर डाइल्यूट करके किसी और प्राइवेट इन्वेस्टर को दिए होंगे, ठीक है, तो उसमें एक से ज़्यादा बंदे आ गए, तो उसको आप क्या बोलते हो, एक टाइप से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, है ना, कि वो कंपनी
प्राइवेट है, प्राइवेट बंदे के पास उसके शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, तो क्या कहलाएगी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके बाद क्या बचा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कि आपने उसका क्या निकाला? आपने उसका आईपीओ निकाला, लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो क्या बन गई अब? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? बात समझ आ रही है? ये एक बंदा है, एक बंदे ने कंपनी खड़ी की, तो क्या कहलाएगी? 1 पर्सन कंपनी। अभी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनेगी समझो। मानो ये आपका, ये क्या है? पल्स आईएएस है ना? पल्स ही है ना? मानो आप पे पल्स आईएएस, तो अभी ये क्या है? 1 पर्सन कंपनी। क्या है? 1 पर्सन कंपनी कामरा सर के पास है। ठीक है, फिर आप मानो कि ये प्राइवेट लिमिटेड, सर मुझे बोला कि आप सर मेरे साथ इसमें क्या है, शेयर होल्डर बन जाओ मेरे। ठीक है, तो मैं और सर शेयर होल्डर बन गए, बाकी आपके टीचर भी बन गए। ठीक है, तो क्या कहलाएगी? एक टाइप से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, कि हम जो टीचर हो गए और सर हो गए, वो सब क्या बन गए? ये जो पल्स आईएएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके हम सारे शेयर होल्डर हैं एक टाइप से। ठीक है, ठीक है। फिर आपने वो, अभी तक आपने इसका आईपीओ नहीं निकाला है, अभी तक आपने इसका आईपीओ नहीं निकाला। ये तो सर ने मुझे अपना स्टेक थोड़ा सा दे दिया इसमें। ठीक है, हिस्सेदारी दे दी। जब इस पूरी कंपनी को मैं बाहर निकाल दूंगा, स्टॉक एक्सचेंज पर डालूंगा पहली बारी, प्राइमरी मार्केट में बोलूंगा कि इसका मैंने आईपीओ निकाला, तो लोग सब्सक्राइब करेंगे, तब क्या बन जाएगी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्योंकि पब्लिक ने अब इसके शेयर सब्सक्राइब कर लिए, तो अब क्या बन गई है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। समझ आ गया यहां तक? ये भी समझ आ गया। अब देखो, एक टाइप की कंपनी होती है जिसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, एक टाइप की कंपनी जिसको बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, एक कंपनी का टाइप क्या होता है? एक कंपनी होती है जिसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, एक कंपनी जो होती है जिसको बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, लिस्टेड कंपनी वो होगी जिसके स्टॉक आपको बीएसई, एनएसई वगैरह में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लिस्टेड कंपनी कौन सी होगी? जिसके स्टॉक आपको बीएसई, एनएसई, बीएसई पढ़ा था ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या कोई और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पे जिसके स्टॉक आपको देखने को मिल जाए, उसको आप क्या बोलते हो? लिस्टेड कंपनी। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो? लिस्टेड कंपनी। ठीक है, ये भी समझ आ गई। एक चीज होती है जिसको आप बोलते हो अनलिस्टेड कंपनी, उसके स्टॉक आपको कहीं पर नहीं दिखेंगे, मतलब लिस्ट नहीं होते हैं वो कहीं पर भी, लेकिन मार्केट में होते हैं, लोग उसको खरीदते हैं एक दूसरे से, लेकिन कहीं लिस्ट नहीं होते हैं वो। ठीक है, बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल बताऊंगा ना, ये सहारा स्कैम वही है ना एग्जाम्पल। सहारा स्कैम क्या है? एग्जाम्पल ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। सहारा स्कैम जो है वो एक्चुअल में क्या है? सहारा वालों ने क्या किया? एक अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई और उसके स्टॉक जो है ना वो लिस्ट नहीं करवाए कहीं पर, उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं कराया, मतलब वो एक टाइप से लिस्टेड कंपनी नहीं थी, अनलिस्टेड कंपनी थी, और उसके अंदर उसने लोगों से पैसा मंगवाया। ठीक है, कि आप मेरे शेयर खरीदो, लेकिन वो शेयर कितने का है आपको बीएसई, एनएसई पे नहीं दिख रहा था। ठीक है, बीएसई, एनएसई पे नहीं दिख रहा था, बस वो था, लोगों ने ले लिया, लोगों ने ले लिया। आप समझो ना यार, एक आप समझो क्या समझाना चाहता हूं, कैसे समझाऊंगा मैं, और समझ आ रही है? पक्का ना? कि मतलब ये जो कंपनी थी ना सहारा कंपनी, इन्होंने क्या बनाया? अपने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई। सब्सिडरी समझ आती है? अपने से ही एक दूसरी छोटी नीचे कंपनी है, उसका ओनरशिप सहारा के पास होगी, तो क्या कहलाती है? सब्सिडरी कंपनी। उस सब्सिडरी कंपनी को इन्होंने एज ए अनलिस्टेड कंपनी बनाया, उसके स्टॉक कहीं लिस्ट नहीं किए, और लोगों को बोला आप इसके शेयर खरीदो। अब वो अनलिस्टेड कंपनी में लोगों ने शेयर खरीदे, लोगों ने पैसा ले लिया, खूब दे दिया, और वो सब खरीद लिया। तो क्या किया? जब ये अनलिस्टेड कंपनी में इसने पैसा ले लिया लोगों से, और फिर इसने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया, और वो पैसा फंस गया, और लोगों को वापस रिटर्न, डिविडेंड वगैरह नहीं मिल रहा था, तो धीरे धीरे करके ये पता चलने लग जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, ऐसे ही होता है, हर स्कैम में ऐसा ही होगा। जब धीरे धीरे करके ये पता लगने लग जाएगा, तो फिर से क्या होगा? सेबी आएगी, सेबी आएगी, सेबी आएगी, तो सेबी बोलेगी कि भाई साहब आपने ये सब जो निकाला, आपको पता है जब भी कभी पब्लिक, ये एक टाइप का क्या है? एक टाइप का पब्लिक ऑफर है, आईपीओ नहीं है, मतलब लिस्टेड कंपनी वाला आईपीओ नहीं है, लेकिन एक टाइप का आईपीओ टाइप है, जो कि प्राइमरी मार्केट वगैरह कहीं पर नहीं निकाला गया, अलग से कहीं बाहर निकाला गया है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या? मैंने आपको बताया था कि कभी भी आईपीओ इशू करना हो तो क्या करना पड़ता है? सेबी से पूरी परमिशन लेनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि ये इसमें मेरा
ये बिजनेस प्लान है, इतने का टोटल में आईपीओ में इतनी रकम मेरे को मिल जाएगी वगैरह वगैरह, ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मैंने आपको सब बताया था। अब क्या हुआ, सेबी ने बोला कि भाई तुमने तो हमसे परमिशन ली नहीं है इतना सब लेने के लिए पैसे, आपने इतना बड़ा आईपीओ टाइप एक निकाला अनलिस्टेड बना के, आपने उसमें लोगों से इतना सारा पैसा ले लिया, 10,000 करोड़ वगैरह से ऊपर का पैसा लिया था, ठीक है, तो इतना पैसा ले लिया और आपने अब डिफॉल्ट कर दिया, आपने हमसे परमिशन ली नहीं। तो जो सहारा के ओनर थे, सुब्रतो राव उनका नाम था, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई आप देखो ये जो आप जो सारी चीज़ें बोल रहे हो ना कि ये परमिशन लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये तो आपकी लिस्टेड कंपनी की होती हैं भाई, हम तो अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, तो आप समझो कोई भी स्कैम होगा, कुछ भी होगा ना, तो उसमें वो कोई एक पर्टिकुलर लूप होल होता है जिसको निकाल के स्कैम किया जाता है ना, लूप होल। जैसे हर्षद मेहता वाले में क्या लूप होल था, बीआर वाला, कि भाई लोगों को पता है बीआर 14 दिन में देनी है, ये वो सब मेरे दोस्त हैं, इधर से उठाओ यहाँ पर करो, एक लूप होल मिल गया, ठीक है। वैसे यहाँ लूप होल क्या है कि सेबी से तब परमिशन लेनी होती है जब कि कभी आप लिस्टेड कंपनी का आईपीओ निकालो, ठीक है। यहाँ पर क्या किया उसने, एक अनलिस्टेड वो उसने बोला भाई मेरी कंपनी तो क्या है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो इसका मैंने आईपीओ भी निकाला, तो मेरे को आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस ये इतनी दिक्कत थी। फिर हुआ क्या, एक और चीज होती थी, एक छोटी सी चीज, एक जो सेबी ने पूरा अपना क्लॉज बनाया था कि इन चीजों पे आपको ध्यान देना है, उसमें एक पॉइंट था कि अगर आप 50 लोगों से ज़्यादा 50 पीपल, अगर आप 50 लोगों से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेते हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। एक क्लॉज है छोटा सा, जो बड़ा बहुत उसका क्लॉज होगा ना, आपको क्या क्या करना है, उसमें से एक क्लॉज क्या है कि अगर आप 50 से ज़्यादा लोगों से, मोर देन 50 पीपल, ऐसे लिख लो, मोर देन 50 पीपल से अगर आप पैसा लोगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहाँ तो कितने सारे लोगों को से पैसा ले लिया, ठीक है। एक चीज तो देखो, एक चीज पहले इन्होंने डॉज की, सेबी ने बोला कि आपने परमिशन नहीं ली, उन्होंने क्या बोला, अनलिस्टेड कंपनी है। फिर सेबी ने बोला अच्छा ठीक है अनलिस्टेड कंपनी हो गए, भाई 50 से ज्यादा लोगों से तो पैसा लिया है ना, ठीक है, 50 से ज्यादा लोगों से तो पैसा लिया है ना। फिर उन्होंने बोला हाँ लिया है, पर वो उस पर अड़ गए कि भाई हम क्या है, अनलिस्टेड कंपनी। तो अब फिर होगा क्या, ये पूरा केस जाएगा हाई कोर्ट में, फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी आप ये सारा पैसा लोगों का वापस करो, प्लस उस पर इंटरेस्ट दो ये सारा, और इतना टाइम वेस्ट किया उसकी वो पेनल्टी दो, ये सारी चीज, ठीक है, ठीक है। यहाँ क्या किया जाएगा, सेबी नया रिफॉर्म लाएगी, सेबी बोलेगी कि भाई ये 50 पीपल वाला ना क्लॉज में हटा रही हूँ, ठीक है, 50 करोड़ वाला पीपल वाला क्लॉज में अब हटा रही हूँ। अगर आपको 100 करोड़ से ज़्यादा कोई भी लोन लेना होगा ना, मतलब मार्केट से कोई भी बोरोइंग करनी है, तो मेरे पास आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको 100 करोड़ मिनिमम अगर आपको मार्केट से लेना है, तब भी आपको मेरे पास आना पड़ेगा, ठीक है। लोन के लिए मतलब हाँ ये लोन ही हो गया ना, शेयर इशू करो, बॉन्ड इशू करो, कुछ भी करो, अगर ये वाला क्लॉज हटा दिया कि 50 लोग हैं, कितने भी लोग हैं, ठीक है, क्या बोल दिया कि अगर 100 करोड़ रख दिया कि 100 करोड़ अगर चाहिए होंगे तो भी आपको मेरे पास आना पड़ेगा। इधर देखो ना, आप समझो ये कितने लोग हैं, क्या लोग हैं, उस हिसाब से तो वो मैनिपुलेट कर सकते हैं ना कि एक से इतना ले लिया, दूसरे से इतना ले लिया। तो अगर पूरा अमाउंट लिखा होगा तो उस हिसाब से पकड़ पाना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। अमाउंट अगर लिखा होगा तो उस हिसाब से पकड़ पाना आसान है। अच्छा ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बोल रहा हूँ मैं तब से, तो ये क्या है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होती है कि यहाँ पे जो सहारा की कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी बना के लोगों से पैसा लेने लगे ना, लोगों से क्या पैसे लेने लगे, अलग अलग टाइप के इन्होंने शेयर निकाले, अलग अलग टाइप के बॉन्ड निकाले, अलग अलग टाइप के ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर निकाले, ठीक है, ठीक है। ओएफसीडी इसने खूब निकाले, इसमें क्या निकाले, ओएफसीडी, आप पढ़ोगे कभी तो इसमें लिखा होगा ओएफसीडी ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर, ठीक है। तो इसने बहुत सारा पैसा ले लिया लोगों से, और ये क्या है, आईपीओ नहीं था। अगर आईपीओ होता तो फिर तो पता होता ना इतना परसेंटेज आप लोगों को मतलब निकाल रहे हो और इतने लोग सब्सक्राइब करेंगे। आईपीओ में क्या होता है कि भाई मैंने अपनी कंपनी का 50% पब्लिक बनाना है, तो मैंने उतने स्टेक बाहर निकाल दिए हैं, उतने लोग सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन ये तो आईपीओ टाइप नहीं स्कीम बची, इसमें तो जितने लोग आ रहे थे उनसे पैसा लिए जा रहे हैं। तो ये एक टाइप से क्या बन गई, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, मतलब कलेक्टिवली लोगों से पैसा लिया जा रहा है और उसको कहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक टाइप से आईपीओ टाइप कुछ नहीं बचा, ये क्या बन गया, एक टाइप से कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होती है
कि इसने ऐसा थोड़ी बोला कि मेरी सब्सिडरी कंपनी के इतने % मैं बाहर रख रहा हूं और इतने % लोग खरीदो, ऐसा नहीं कुछ बोला इसने बोला बस आप मुझे पैसा देते रहो, और जितना ये चाह रहा था उतने शेयर दिया जा रहा था। ठीक है, ठीक है, तो वो एक टाइप से क्या बन गई, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो फिर बस सेबी ने बोला कि ये भाई ये कोई आईपीओ टाइप नहीं है, ये तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हमारे अंडर पड़ती है। अगर आपको ऐसा कुछ करना पड़े तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अगर होगी ना, तो वो तो सेबी की जुरिस्डिक्शन में आती है। आप कितना भी अनलिस्टेड वनलिस्टेड कर लो, अगर कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अगर आपको करनी है, एक्सेप्ट चिट फंड्स, ठीक है, अगर कोई भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम आपको चलानी है, बहुत लोगों से आपको उधार लेना है, पैसा लेना है, ठीक है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या है, लोगों से पैसा लेना, कैसे, एज शेयर एज बॉन्ड, स्टार्ट से हम पढ़ रहे हैं। लेकिन एक्सेप्ट चिट फंड, अगर कोई भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होगी उसके लिए सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो आपने वो नहीं किया, तो ये सारी जो आपको पॉइंट बताए, इसके पीछे ये सारा स्कैम चल रहा था। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछे भाई सेबी के जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या आता है, आप सारी चीजें लिखो और लास्ट में क्या लिख दो, एक्सेप्ट चिट फंड्स। चिट फंड्स सेबी की जुरिस्डिक्शन के बाहर हैं। बात समझ आ गई? यहां तक बात समझ आ गई? पक्का? अरे वाह, बात समझ आ गई ना यहां तक? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होती है, अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है, लिस्टेड कंपनी क्या होती है, 1% कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। ठीक है, समझ आ गया? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स देखते हैं जो यहीं पे शेयर बॉन्ड में हम यूज करते हैं, और उसके बाद इस चैप्टर को हम कर देंगे खत्म। इस चैप्टर को हम करेंगे खत्म। उससे पहले आपको क्या बताना बचा है इसमें, एक ट्रांसफर प्राइसिंग है, बेस इरोजन है, चलो ठीक है, एक चीज पढ़ते हैं जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग। पहले एक चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। एक चीज पढ़ते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। मैंने आपको थोड़ा सा वो बताया शायद, कैपिटल गेन्स टैक्स बताया था ना, थोड़ा सा कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में बताया था। अब समझते हैं ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है। आप देखो, मानो कि एक आदित्य बिरला ग्रुप, है ना, एक क्या है, आदित्य बिरला ग्रुप, और आप मानो कि इसकी कोई खुद ही की कोई सब्सिडरी कंपनी है, इसकी खुद ही की कोई सब्सिडरी कंपनी है। मेरे ख्याल से जैसे बिग बाजार वगैरह सारा क्या आदित्य बिरला ग्रुप का ही है, शायद पेंटालून वेंटालून वो सब क्या है, आदित्य बिरला ग्रुप का है। तो मानो इसकी कोई और कंपनी, मानो पेंटालून्स है, ठीक है, मानो आदित्य बिरला ग्रुप क्या है, ये मेन कंपनी है, इसकी कोई क्या है, सब्सिडरी कंपनी, इसकी क्या है, कोई सब्सिडरी कंपनी, ये भी ठीक है। अब क्या हो रहा है, मानो कि ये आदित्य बिरला ग्रुप इस पेंटालून कंपनीज के शेयर जो हैं वो खरीद ले। आदित्य बिरला ग्रुप क्या करे, पेंटालून्स कंपनी वाली जो कंपनी है उसके शेयर जो है वो खरीद ले। आप बोलोगे सर शेयर कैसे खरीदेगा, वो तो उसी की कंपनी है। क्या भाई, सब्सिडरी कंपनी है ना, लेकिन मतलब 100% में से कुछ तो बाहर निकाले होंगे ना, 100% में से कुछ बाहर निकले होंगे, लोगों ने लिए होंगे, कुछ इसके भाई भतीजे की अगर कंपनी होगी तो उसके पास पड़े होंगे, समझ आ रही है? कुछ क्या पता 100% में से मेजॉरिटी क्या पता इसके पास हो, क्या पता इसमें ऐसा हो ना, ऐसे हो 35, 25, 20 ऐसे करके कुछ कुछ हो, और सबसे ज़्यादा आदित्य बिरला ग्रुप के पास हो। तो मैं बोल रहा हूँ उसी हिसाब से ये क्या बन गई, इसकी ओनर कंपनी बन गई। ठीक है, मानो ये आदित्य बिरला ग्रुप चाहता है कि मैं पेंटालून्स के बाकी सारे शेयर भी खुद में ट्रांसफर करवा लूँ, ठीक है, बाकी सारे शेयर भी खुद में ट्रांसफर करवा लूँ, तो उसमें क्या होगा, इसने मानो आदित्य बिरला ग्रुप ने पेंटालून्स कंपनी के सारे शेयर क्या किए, खरीद लिए,
ठीक है, बाय इसके शेयर, इसने इससे शेयर खरीदे तो पैसा किसके पास गया? पैंटालून्स के पास। पैसा किसके पास गया? पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। पैंटालून्स के पास क्या आ गया? पैसा ही पैसा, ठीक है। अभी क्योंकि इस पैंटालून ने अपने शेयर बेचे, इसको पैसा मिला, तो इसने क्या किया, इसके पास कोई कैपिटल थी, क्या एक टाइप का शेयर, उसको उसने बेचा, बेचने पे मुनाफा हुआ, उस पर क्या लगना चाहिए? कैपिटल गेन्स टैक्स, ठीक है। कैपिटल गेन्स टैक्स किस पे लगता था? कि आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, उसको आपने बेचा, उस पर आपको मुनाफा हुआ, और उस पर आपको क्या जो टैक्स भरना पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल गेन्स टैक्स। क्या होता है? कैपिटल गेन्स टैक्स, ठीक है। अच्छा, ये भी समझ आ गई। फिर आप समझो, मानो कि ये पूरा जो काम था ये हो गया 100 करोड़ का। ये कितने का हो गया? 100 करोड़ का। मानो 10% चल रहा था कैपिटल गेन्स टैक्स, क्या CGT चल रहा था, कितना? 10%। टोटल इस पूरे ट्रांजैक्शन में 100 करोड़ का हुआ। तो बताओ कैपिटल गेन्स टैक्स कितना भरना पड़ेगा? कितना? 10% ऑफ 100 कितना हो गया? 10 करोड़, ठीक है। तो 10 करोड़ किस में देना पड़ेगा? कैपिटल गेन्स टैक्स में, ठीक है। अब क्योंकि मुनाफा इसको हुआ है, तो बनता तो क्या है कि ये 100 करोड़ में से 10 करोड़ सरकार को जाके अलग से जमा कराए एज कैपिटल गेन्स टैक्स। लेकिन इंडिया में उल्टा होता है। इंडिया में क्या होता है कि भाई इसने इसको 100 करोड़ नहीं देने हैं, इसने 10 करोड़ अलग से सरकार को काट के पहले ही दे देने हैं, और इसको कितने देने हैं? 90 करोड़। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? एक्चुअल में क्या होना चाहिए भाई, इसने इसको 100 करोड़ दिया, इसके पास 100 करोड़ रुपए आ गया, इसने इसमें से कुछ टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, तो 10 करोड़ जाके इसको सरकार में जमा कराना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में उल्टा होता है। होता क्या है, जब ये इसको 100 करोड़ देगा तो इसको पूरे 100 करोड़ नहीं दे देगा, इसको देगा 90 करोड़, और खुद से 10 करोड़ जाके सरकार में जमा कराएगा, ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट। तो ऐसे टाइप के टैक्स को क्या बोलते हैं? TDS। ऐसे टाइप के टैक्स को क्या बोलते हैं? TDS। मतलब टैक्स डिडक्टेड एट द रेट सोर्स, ठीक है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या कहलाता है? TDS। मतलब सोर्स पे ही टैक्स कट गया, ठीक है, सोर्स पे ही टैक्स कट गया। जैसे आपके घर पे मम्मी पापा की क्या है, जो सैलरी आती होगी, ठीक है, सैलरी आती होगी, उसमें क्या होता है? सैलरी आती है लेकिन उसमें से टैक्स कट जाता है, या खुद से वो टैक्स बाद में जाके भरते हैं? कट जाता है ना, कट जाता है। और बाद में वो क्या करते हैं? इनकम टैक्स फाइल करते हैं। इनकम टैक्स फाइल करते हैं, उसमें क्या करते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। क्या करते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। मतलब क्या होता है उसका? पैसे वापस आते हैं ना कुछ। कैसे आते हैं बाद में पढ़ेंगे, जब टैक्सेशन में पहुंचेंगे सब मैं बता दूंगा आपको। आराम आप रखिए, अभी फिलहाल के लिए आप समझिए क्या कि कैपिटल गेन्स टैक्स इज अ टाइप ऑफ TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल आपको समझ आ गई। अब आप समझो ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्या चीज़ है। मानो मैं क्या करूं, मैं अपना दिमाग लगाऊं, मैं सोचूं यार ये सरकार जो है ना, इसको बहुत पैसा देना पड़ता है, मुझे 10 करोड़ देना पड़ रहा है कैपिटल गेन्स टैक्स में। मैं क्या करता हूं, मैं अपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर अंडर वैल्यू करके खुद खरीद लेता हूं। जैसे ये पूरी डील कितने की हुई? 100 करोड़ की। मैं ये डील करवा देता हूं 10 करोड़ की। मैं ये डील कितने की करवाता हूं? 10 करोड़ की। और मैं अगर ये डील 10 करोड़ की कराऊं तो कितना कैपिटल गेन्स टैक्स पड़ेगा? 1 करोड़। बात समझ आ रही है क्या हो रहा है? मैं खुद से, क्योंकि मैं ही तो ओनर हूं ना, मैं ओनर हूं, मैंने अपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को क्या कर दिया? अंडर वैल्यू। मैंने अपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर को किया अंडर वैल्यू। मैंने इनको बोला कि आप 100 करोड़ नहीं, आप जो है 10 करोड़ में ये डील खत्म करवाओ, ठीक है। अगर मैं अंडर वैल्यू करके अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी के शेयर खुद में ट्रांसफर करवाऊं टू अवॉइड कैपिटल गेन्स टैक्स, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर प्राइसिंग। ऐसे पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर प्राइसिंग। बात समझ आ रही है ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
देखो आदित्य बिरला ग्रुप एक कंपनी थी, उसकी क्या थी, एक सब्सिडरी कंपनी पैंटालून्स। आदित्य बिरला ग्रुप चाह रहा था कि ये पैंटालून्स का जो शेयर है ना वो मैं खरीद लूं। अगर ये पैंटालून्स के शेयर खरीदता था तो 100 करोड़ रुपए के इसको शेयर पड़ते थे, 100 करोड़ इसको देना पड़ता था, किसको, पैंटालून्स को, ठीक है। और पैंटालून्स को 100 करोड़ जब मिल रहा था तो जिसको पैसा मिला, ठीक है, उसी को तो कैपिटल का गेन हुआ ना, उसने बेचा, जो बेचता है उसी को तो प्रॉफिट होता है ना, जो बेचेगा उसको प्रॉफिट हुआ अपने शेयर सेल करने पे, तो उसको क्या देना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स। तो कायदे से बनता था कि पैंटालून्स जाके 10 करोड़ रुपया किसको जमा कराए, सरकार को। लेकिन इंडिया में जो कैपिटल गेन्स टैक्स होता है वो एक टाइप का क्या होता है, टीडीएस वाले मैकेनिज्म से चलता है। और टीडीएस का मैकेनिज्म क्या कहता है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जो आदित्य बिरला ग्रुप है उसको 100 करोड़ नहीं देना है, उसको 100 करोड़ नहीं देना है, उसको वहां पे तो 90 करोड़ ही देना है, और 10 करोड़ अलग से निकाल के आप जो है सरकार में जमा कराओ एज कैपिटल गेन्स टैक्स। ये नॉर्मल प्रोसेस। अब ट्रांसफर प्राइसिंग जब होगी तो उसमें क्या किया जाएगा, आदित्य बिरला ग्रुप अपनी ही सब्सिडरी कंपनी पैंटालून्स को बोलेंगे कि भाई जो इसके मार्केट वैल्यू में इसका वैल्यू चल रहा है ना, उस पर नहीं बेच तू, मेरे को क्या कर, अंडर वैल्यू करके मैं तेरे से ये सारे शेयर जो है वो खरीद लेता हूँ। कर सकते हैं, आप बोलोगे ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई, वो क्योंकि उसी की कंपनी है सब्सिडरी, ठीक है, इसीलिए ट्रांसफर प्राइसिंग वर्ड में ऐसे हवा में नहीं बोल रहा आपको कि कहीं पर भी हो सकता है। मैंने आपको पर्टिकुलरली बोला कि सब्सिडरी कंपनी के जब शेयर लोगे तभी ये वाला मैकेनिज्म चलता है, ठीक है, ठीक है। अब आदित्य बिरला ग्रुप ने सोचा यार कि यार 10 करोड़ रुपया मेरे को कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ रहा है, इससे बचने के लिए मैं पैंटालून्स वालों को बोलता हूं कि भाई आप 100 करोड़ वाले शेयर मुझे कागज पे दिखाओ 10 करोड़ के बिके हैं, ठीक है, समझ रहे हो, कागज पे दिखाओ 10 करोड़ के बिके हैं, और अगर 10 करोड़ में ये डील होगी तो मुझे फिर 10% उसका कितना देना पड़ेगा, 1 करोड़। तो मेरा जहां पे 10 करोड़ जा रहे थे कैपिटल गेन्स टैक्स में, अब 1 ही करोड़ जा रहा है, 9 करोड़ का मुझे यहाँ पे ही फायदा मिल गया। मिला कि नहीं मिला, क्या चीज, पहले आप थोड़ा जोर से बोलो ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं आप बताओ ना, 90 क्या बोल रहे हो, 100 का 90 करोड़ गेन मिल रहा था, गेन 10 करोड़ दे रहे थे, हाँ हाँ, 100 के कंपैरिजन में मतलब, हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, फिर समझो, पहले फिर से बताता हूँ एक बारी, फिर से सुनो। पहले क्या हो रहा था कि उसको 90 करोड़ देना पड़ रहा था पैंटालून को, 10 करोड़ किसको देना पड़ रहा था, सरकार को। पहले पैंटालून को देना पड़ रहा था 90 करोड़ और सरकार को देना पड़ रहा था 10 करोड़, ठीक है। अब उसको सरकार को कितना देना पड़ रहा है, 1 करोड़, ठीक है। तो पैंटालून को कितना गया, कितना मुनाफा, कितना घाटा हुआ, उसको आप ऊपर की तरफ से अभी छोड़ दो, वो दोनों एक ही कंपनी है, वो आपस में देख लेंगी। यहाँ पर किस चीज के लिए इसको यूज किया जा रहा है कि सरकार को 10 की जगह हमने 1 करोड़ दिया, बस इतना समझो, ठीक है, आसान भाषा में। बात समझ आ गई यहाँ तक। सरकार को कैपिटल गेन्स टैक्स ज्यादा ना देना पड़े, उस हिसाब से अपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स अंडर वैल्यू करके खरीद लेना, क्या कहलाता है, एक टाइप का ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म। बिल्कुल होता है, मैं बताऊंगा ना, अभी आपको आ रहे हैं ना आगे। पर वो मतलब वो वर्ड ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं कराता, उसको आप बोलते हो कि आपने जो जमीन है, जैसे आप वो बस आप बोलते हो कि आपने टैक्स नहीं भरना पड़े, उस हिसाब से आपने जो है कागज में दिखाया कि मैंने तो 5 लाख की खरीदी और बाकी जो है कैश में दे दिया, वैसे जो काम चलता है ना आउट ऑफ कागज, ठीक है, बात समझ आ रही है। जैसे आप कोई जगह खरीदो, वो जगह आपको पड़े 25 लाख की, और 25 लाख आपको पूरा का पूरा दिखाना पड़े किस पे, कागज के ऊपर, पूरा वाइट, तो फिर उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा ना कुछ तो, ठीक है, उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। लेकिन अब जमीन की कीमत तो उतनी है, मानो 25, पर आपको खरीदनी है, तो आप कागज पे कितनी दिखाओगे, मानो आप कागज पे 5 ही दिखाओ, बाकी पैसा आप कैश में दे दो, तो आपको उस 5% पे टैक्स देना पड़ेगा, बाकी जो है मतलब वो 5 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, बाकी जो आपने कैश में दे दिया, तो वो ट्रांजेक्शन बाहर होगी, उस पर आपका टैक्स बच गया। बात समझ आ गई ना, है ना। तो
वो तो एक मैकेनिज्म है टैक्स से बचने का, है ना, ठीक है। पर इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ये तो शरेआम हो रहा है, इसमें क्या वो खरीद रहे हैं आपके सामने, वो तो हो गया कि आपने मैनिपुलेशन की, किसमें, रिटर्न डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ मैनिपुलेशन की, ठीक है। तो हम आगे चल के देखेंगे कि टैक्स इवेजन क्या होता है और टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, उधर मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, ठीक है, कि टैक्स इवेजन क्या है और टैक्स अवॉइडेंस दो चीज़ें हैं, ठीक है। टैक्स अवॉइड करना और टैक्स इवेड करना दो अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है। ट्रांसफर प्राइसिंग समझ आ गया तो फिर आप समझो एक केस जो आपके न्यूज़ में रहता है, अभी पिछले साल तक वो न्यूज़ में था, जिसको क्या बोलते हैं, वोडाफोन प्राइसिंग केस, है ना, क्या बोलते हैं उसको, वोडाफोन प्राइसिंग केस, या आप ऐसे लिखो वोडाफोन केस। कभी आपने वोडाफोन केस के बारे में सुना है? वोडाफोन केस के बारे में सुना है? आपको तो पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, भूल गया? वोडाफोन केस आपने भी पढ़ा है, याद है आपको? देखो वोडाफोन केस में क्या हुआ, वोडाफोन कहाँ की कंपनी है, वोडाफोन कहाँ की कंपनी है, लंदन की कंपनी है ना, ब्रिटेन की कंपनी है वोडाफोन, नहीं है? मानो एक वोडाफोन की कंपनी है, वोडाफोन लंदन, वोडाफोन की कंपनी है, और एक कंपनी है जिसको क्या बोलते हैं, हचिसन एसआर है, एक कंपनी है जिसको क्या बोलते हैं, हचिसन एसआर, ठीक है। अब क्या हुआ, हचिसन एसआर की एक सब्सिडरी कंपनी थी जो इंडिया में थी, हच इंडिया, हच इंडिया करके, ठीक है, था ना, पहले इंडिया में हच होती थी ना, एक कुत्ते वाली, वो जो कुत्ता से दौड़ता था, हच थी ना, वो हच नहीं थी, हच थी नहीं है ना, बता रहा हूँ ना अभी आपको, पहले पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे, ये हज कहाँ की, हज थी ना वही कुत्ते वाली, ठीक है। तो आप देखो कि ये जो वोडाफोन है वो तो लंदन की कंपनी थी, ये हच एंड एसआर जो है ना, ये सिंगापुर की कंपनी है, ठीक है। तो ये तो अपनी इस साइड की कंपनी होगी, वो कहाँ की होगी, लंदन की कंपनी होगी। अभी इन्होंने क्या किया था, इनका इंडिया में एक कंपनी चलती थी, इसको क्या बोलते थे, हच इंडिया। इन्होंने क्या किया, हच इंडिया, इन्होंने बीच में क्या बनाई, सब्सिडरी कंपनी और बनाई, यहाँ पे एक बनाई सब्सिडरी कंपनी, उसमें इन्होंने क्या किया, इंडिया के जो हच एसआर वाली कंपनी के शेयर थे ना, मेजॉरिटी शेयर, वो उठा के किसने इसमें रख दिए, इस सब्सिडरी कंपनी में। इसमें क्या थे, मेजॉरिटी शेयर्स ऑफ हच इंडिया। बात समझ आ गई क्या हो रहा है? अभी आप और देखो, यहां पर एक और कंपनी है जिसको बोला गया वोडाफोन इंडिया, और इनकी यहां पर बीच में एक और सब्सिडरी कंपनी थी, ठीक है। अब समझो वो क्या रहा है, एक कंपनी जिसका नाम है वोडाफोन, उसका इंडिया में एक सब्सिडरी कंपनी है जिसको बोलते हैं वोडाफोन इंडिया, वोडाफोन के नाम से, ठीक है। फिर एक हचिसन एसआर कंपनी है, उसका इंडिया में एक कंपनी है जो हच नाम से चलती है, टेलीफोन वाली कंपनी, ठीक है। लेकिन वो हच इंडिया वाली कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स किसमें पड़े हैं, एक हचिसन एसआर कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, जिसको इन्होंने कहीं केमन आइलैंड वगैरह में बनाया है। ये किस जगह में बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जैसे टैक्स हेवन, ये आगे चल के मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब आप समझो कि इंडिया के बाहर इन्होंने बनाया, कहाँ पर, केमन आइलैंड। केमन आइलैंड आपको पता कहाँ है, केमन आइलैंड नहीं पता है, कोई बात नहीं। कैरेबियन सी पता है, वेस्ट इंडीज पता है, बस उधर ही कहीं पर है, ठीक है। तो क्या, केमन आइलैंड, ठीक है, केमन आइलैंड। अब हुआ क्या, वोडाफोन की इस सब्सिडरी कंपनी ने क्या किया, हचिसन एसआर की इस सब्सिडरी कंपनी को खरीद लिया, ठीक है। क्या हुआ, वोडाफोन की ये वाली सब्सिडरी कंपनी ने हचिसन एसआर की ये वाली सब्सिडरी कंपनी को खरीद लिया, ठीक है। और जब इसने इस कंपनी को खरीदा तो एक्चुअल में क्या हुआ, इस कंपनी की मालिक बन गई, ऐसे ही हुआ होगा ना, ये कंपनी खरीद ली और इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर इस कंपनी के पास थे, तो जब इसको खरीद लिया तो इसके मालिक बन गए। तो क्या हो गया कि वोडाफोन जो थी ना, वो हच इंडिया की मालिक बन गई, और हच इंडिया का नाम चेंज होकर क्या बन गया, वोडाफोन इंडिया, ठीक है। बात समझ आ रही है पक्का? तो हच वाली कंपनी की सब्सिडरी कंपनी ने हचिसन एसआर की सब्सिडरी कंपनी को खरीदा,
जिसके पास इस हज इंडिया के मेजॉरिटी शेयर थे, उससे हुआ क्या कि ये वोडाफोन जो लंदन की कंपनी थी, ये हज इंडिया वाली कंपनी की क्या बन गई, ये इसकी क्या बन गई, ओनर। बात समझ आ गई, ये इसकी बन गई ओनर। अब भाई ऐसा हो गया और सरकार को पता चला यार ये क्या हो गया, ठीक है, सरकार ने देखा यार ये क्या हो गया, सरकार ने बोला यार ऐसे कैसे, आप वोडाफोन जो आपने कैसे हज इंडिया आपने ये वाली कंपनी खरीद ली। तो उन्होंने बोला भाई हमने थोड़ी खरीदी, हमने हमारी तो किसी सब्सिडरी कंपनी ने ये वाली कंपनी की सब्सिडरी कंपनी खरीदी थी जो कहाँ पर थी, केमन आइलैंड के अंदर, तो हमें थोड़ी पता था कि उसके अंदर हज के शेयर्स पड़े हैं, ठीक है। ये किसने अपना स्टैंड दिया, किसने, वोडाफोन ने। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री उस टाइम की वो क्या बोलेगी, भाई अगर ऐसा ही था तो आपने क्या सोच के ये 10,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन लगाया, ठीक है, बात समझ रहे हो। फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलेगी अगर आपको पता नहीं था ये सारी चीजें हैं, चलो मान लेते हैं, लेकिन आपने क्या सोच के इस कंपनी का 10,000 करोड़ रुपया वैल्यूएशन लगा के इस कंपनी को खरीदा है, अगर आपको नहीं पता था कि एक्चुअली में हज वाली इंडिया के इसमें मेजॉरिटी शेयर हैं। क्योंकि ये वाली जो कंपनी थी ना, ये ऐसे ही थी, एक कमरे की, इस इंस्टीट्यूट से भी छोटी कंपनी, ठीक है, एक टेबल कुर्सी, ठीक है, कुछ था नहीं, शेल कंपनी टाइप होती है ना, जैसे शेल कंपनीज होती हैं, शेल आप समझते हो, शेल कंपनी फेक टाइप की कंपनी जो बनाते हैं, ठीक है, इसमें एड्रेस लिखा होता है, जाके देखोगे तो उधर कुछ नहीं होगा, ठीक है, वैसी टाइप की। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि आपने 10,000 करोड़ में कैसे खरीदी अगर आपको नहीं पता था कि इसमें हज के हैं, ठीक है। तो फिर वो बोलते कि मुझे नहीं पता, ऐसा खुद से हो गया है, बहाने मार रहे थे कि हमें नहीं पता ये कैसे हो गया ये सब। तो सरकार ने बोला कि अच्छा फिर कुछ स्कीम लानी पड़ेगी, ऐसे तुम नहीं सुधरोगे, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री गई किसके पास, हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट में फाइनेंस मिनिस्ट्री गई, उन्होंने बोला, फाइनेंस मिनिस्ट्री गई हाई कोर्ट में, उन्होंने बोला भाई इन्होंने ना कैपिटल गेन्स टैक्स जो हुआ ना वो अवॉइड किया, हमें नहीं दिया, कैपिटल गेन्स टैक्स जो है अवॉइड कर दिया, हमें कैपिटल गेन्स टैक्स देना चाहिए था, हमें नहीं दिया। क्यों देना चाहिए था, क्योंकि वो जो कंपनी है बीच वाली सब्सिडरी, उसके पास इंडिया की कंपनी के शेयर थे जिसको बेचा गया, तो उसके बेचने पे जो मुनाफा हुआ उस पर हमको क्या दो आप, कैपिटल गेन्स टैक्स, समझो पक्का, उस पर क्या दो आप हमें, कैपिटल गेन्स टैक्स, ठीक है। भाई वो वाली कंपनी क्या बोल रही है, भाई जो मैंने कंपनी खरीदी है वो इंडिया की कंपनी ही नहीं है, वो तो केमन आइलैंड की कंपनी है, वहां से मैंने खरीदा है, तो जो इंडिया में लोकेटेड नहीं है उसके ऊपर मैं क्यों कैपिटल गेन्स टैक्स दूं, ठीक है। सरकार क्या बोल रही है कि बेशक वो केमन आइलैंड में है, लेकिन उस कंपनी की जो वैल्यू है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एन इंडियन एसेट, बात समझ आ रही है, उस कंपनी की वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम एन इंडियन एसेट, और अगर ऐसा कहीं पर भी होगा तो आपको हमें कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। ये मामला पहुंचा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट वालों ने बोला कि ठीक है जो सरकार बोल रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो सही है। हाई कोर्ट ने किसके अगेंस्ट, किसके फेवर में रूलिंग दी, गवर्नमेंट की मतलब फेवर में दी, क्या बोला, फाइनेंस मिनिस्ट्री सही बोल रही है, वोडाफोन को कैपिटल गेन्स टैक्स जो है इस पे भरना पड़ेगा। फिर वोडाफोन को अच्छा नहीं लगेगा तो वो कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। कौन जाएगी, वोडाफोन, और सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी, वोडाफोन सही है, सरकार का इस पे कोई भी हक नहीं बनता है, वोडाफोन को यहाँ पे कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक बात है। क्या हो गया, आपका दिल टूट गया क्या, अच्छा मुझे लगा आपका दिल टूट गया कि यार ऐसे कैसे, सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा कर दिया इसका वर्डिक्ट, ऐसे तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई वोडाफोन को पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई वो कंपनी इंडिया की नहीं है और आप जितना मर्जी बोलो। उन्होंने सरकार को उल्टा डांट दिया, उन्होंने क्या बोला, भाई आप अगर ऐसे पूरा टैक्स टेररिज्म फैलाओगे तो कंपनियां हमारे यहाँ पर आके इन्वेस्ट नहीं करेंगी, आपका तो बस ये काम है कि लोगों से आप जो है टैक्स वसूलते रहो, जैसे कैसे आपको कहीं से टैक्स नहीं मिल रहा है तो आप सोच रहे हो कि कंपनी पे कहीं से टैक्स लगा के कहीं से टैक्स वसूल लिया जाए, ठीक है। फिर सरकार को लगा यार कुछ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़ेगी कुछ, तो उन्होंने एक लॉ, एक रूल्स होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं, ठीक है। वैसे एक चीज होती है जिसको बोलते हैं गार, GAAR, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, लिख देता हूं आपको, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, ठीक है, क्या है, गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। उसने ना इसमें नया क्लॉज डाला, ठीक है, और जो अपना उसने इसमें एक नया क्लॉज डाला, क्या बोला, उसने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरा का पूरा अधिकार है, अगर इंडिया के किसी एसेट को
बेचा या खरीदा जाए, बेशक आउट ऑफ इंडिया, उस पे होने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स पे सरकार का अधिकार बनता है। बात समझ आ रही है? सुप्रीम कोर्ट, आप पुराने जब पॉलिटी देख लो ना, सुप्रीम कोर्ट जब भी सरकार के अगेंस्ट कुछ बोलेगी तो सरकार क्या करेगी, नया लॉ लेकर आती है ना, ओवररूल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को। तो यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की नहीं सुनी तो गवर्नमेंट नया रूल लेकर आई क्या भाई कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पास पूरा अधिकार है, अगर कोई सेल या परचेज हो, ठीक है, किसी भी इंडियन एसेट की, उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स जो बनता है वो इंडिया ले सकता है, इंडिया उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स ले सकता है। बात समझ आ रही है? आपको कोई डाउट है? बताओ बताओ। है कुछ तो है, थोड़ा सा नहीं है, चलो ठीक है, इंडिया क्या ले सकता है, उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स ले सकता है। एक और क्लॉज जोड़ा गया, क्या बोला भाई, टैक्स तो हम आपसे लेंगे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। क्या लेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। अभी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मतलब समझ आता है आपको? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? पुराने टाइम से, है ना। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आज की डेट से नहीं, अगर पुराने भी टाइम पे आपने कभी किया होगा वहां से भी ले सकता हूं। बात समझ आ गई? उसको क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव। तो इन्होंने बोला कि आज तो ये जो हो रहा है वो तो हुआ, पुराना भी जिसने कर रखा है उनसे भी मैं क्या करूंगा, ये सारा टैक्स वसूलूंगा, ठीक है। फिर ये सारा मामला चलता गया, घिसता गया, आगे चल के जो है वोडाफोन ने कोई पैसा नहीं दिया आज की डेट में, ठीक है, वोडाफोन ने कोई भी पैसा नहीं दिया। फिर क्या हुआ ना, आज के टाइम पे और एक दो नई चीज़ें आ गई, जैसे क्या हुआ, एक केन एनर्जी वाला चल रहा था 1-2 साल पहले, पिछले साल की बात है, ठीक है। केन एनर्जी का कुछ इशू चल रहा था, ठीक है। केन एनर्जी वालों को इंडिया ने बोला था, केन एनर्जी वालों को, केन एनर्जी, ठीक है, केन एनर्जी वालों का इंडिया ने कुछ पैसा देना था, ऐसा कुछ था, इंडिया वाले दे नहीं रहे थे, केन एनर्जी वाले बोल रहे थे आपको हमारा पैसा देना है। जैसे इसमें उल्टा चल रहा है ना, इसमें क्या बोल रहा है, सरकार बोल रही है आपको आप हमें पैसा दो कैपिटल गेन्स टैक्स का। इस केन एनर्जी वाले में क्या चल रहा था, केन एनर्जी वाले का सरकार ने कुछ ड्यू देना था, ठीक है, केन एनर्जी वाले का सरकार ने कुछ ड्यू देना था, केन एनर्जी वालों को वो नहीं मिल रहा था। तो केन एनर्जी वालों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि एयर इंडिया के जो जहाज पड़े हैं ना, कहीं बाहर पड़े होंगे, ठीक है, उड़ के गया होगा कहीं बाहर, कहीं जहाँ रखते हैं ना, है ना, उन्होंने बोला जब आपके जो जहाज पड़े होंगे ना एयर इंडिया के, वो हम बेच देंगे जहाँ पर भी हमें मिलेंगे और वहाँ से हम पैसा निकाल लेंगे। उन्होंने क्या बोला कि भाई एयर इंडिया वो सरकार की है ना, एयर इंडिया क्या है, सरकार की है ना, तो उन्होंने बोला एयर इंडिया को हम बेचेंगे और हम वहाँ से अपना पैसा निकालेंगे जो आप हमें नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये ऐसे फालतू की न्यूज़ है, काम की नहीं है, पर आप ऐसे केन एनर्जी लिख दोगे इस पूरे केस के साथ तो समझ जाएगा। एक और चीज़ समझो, क्लास खत्म होने वाली है, पर मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ आप यहीं पे ख़त्म कर दो, फिर हम मंडे को नहीं करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला कि एक टाइप का आप क्या कर रहे हो, आप ज़बरदस्ती टैक्स लोगों से वसूलना चाहते हो, तो उसके बदले में जो बाकी कॉर्पोरेट हाउसेज होंगे जो वोडाफोन का सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है, कभी वोडाफोन अगर इसमें फंस जाती है तो फिर बाकी कंपनियों को भी दिक्कत होती है। कभी कभी क्या होता है, इंडिया की ही कोई कंपनी इंडिया की कंपनी को खरीदती है लेकिन अपनी सब्सिडरी बनाती है बाहर कहीं पे, ठीक है, और जिसको खरीद रही है उसकी भी सब्सिडरी बाहर बना के यही काम करेगी। ये तो चलो बाहर की किसी कंपनी ने ऐसा किया, ठीक है, ये तो किसी बाहर की कंपनी ने ऐसा किया तो आपने उसको छोड़ दिया, अपनी इंडिया की कंपनी को इंडिया की कंपनी खरीद ले, बीच में सब्सिडरी बना के, और कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो नहीं भरे, तो उससे तो क्या हो जाएगा, बड़ा दर्द हो जाएगा सरकार के दिल में, है ना, कि बाहर वालों ने तो हमें मतलब बेवकूफ़ बनाया और आपने भी हमें बेवकूफ़ बनाया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो सारी कंपनीज थी ये सरकार को क्या बोलने लग गई, ये सरकार को बोलती यार हम आपको किस बात का पैसा दें, और हम आपको पहले ही बहुत सारा पैसा टैक्स में देते हैं, ठीक है, हम आपको पहले ही बहुत सारा पैसा टैक्स में देते हैं। तो वो पूरा क्या गिनाने लग गए, वो गिनाने लग गए कि भाई देखो हम आपको, हम कुछ बनाते हैं तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, फिर उसको बेचते हैं कस्टम ड्यूटी, बाहर से कुछ मंगवाते हो कस्टम, कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, ऐसा ही होता था ना। अब तो चलो जीएसटी में आ गया, ये पुराना टॉपिक है, तो उस टाइम ऐसे ही होता था, ठीक है, एक्साइज कस्टम। तो क्या बोलते थे, मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता है, वो बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगती है, कस्टम किस पे लगता है, किस पे, इंपोर्ट पे, है ना। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, एक टाइप की इंपोर्ट ड्यूटी, कुछ इंपोर्ट करते हैं तो आप कस्टम ड्यूटी लगाते हो, कुछ बनाते हैं तो आप क्या लगाते हो, एक्साइज ड्यूटी।
फिर वो बेचने के लिए मार्केट में निकलता है तो क्या लगाते हो, वैट। जब वो सेल होता है, जब सेल होता है तो क्या करते हो, वैट लगाते हो। हमारी जो इनकम होती है उस पर क्या लगाते हो, इनकम टैक्स लगाते हो। कॉरपोरेशन जो पूरी काम कर रही है उस पर कॉरपोरेट टैक्स लगता है, पता ना आपको, 30% का कॉरपोरेट टैक्स होता था, ठीक है। 30% ये अलग से टैक्स देना पड़ता है, क्या, कॉरपोरेट टैक्स। क्या चीज, कॉरपोरेट टैक्स, फिर इनकम टैक्स, फिर वैट, फिर कस्टम ड्यूटी, फिर मैन्युफैक्चरिंग, ये एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पर लगने वाला। तो उन्होंने बोला भाई इतने सारे टैक्स लेकर आप पहले ही हमारा खून चूस चुके हो पूरा, और आप चाह रहे हो कि हमें आपको और पैसा दें, तो आपकी लालच की आपने अपनी सीमा पार कर दी है पूरी, इतना लालच आप मत करिए, ठीक है। तो फिर सरकार को भी लगा कि कुछ तो है। फिर अभी आज के टाइम पे जो भी कभी पुराने केस चल रहे होंगे ना, जिसमें सरकार चाह रही होगी कहीं से पैसा मिल जाए, वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि वो सारे केस अब जो हैं हम कहीं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे क्या सरकार की नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है कि वो सबको लगता है कि सरकार यहाँ पे आके हमें लूटना चाहती है, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ये सारी चीज़ों में दिक्कत होगी। तो एक जगह जो है आप डंका पीटते हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, दूसरी जगह आप ये सारी हरकतें कर रहे हो, तो सरकार को इससे सरकार की छवि में गिरावट है ना। लोगों को लगेगा यार ये अच्छी जगह ही नहीं है, सरकार एक जगह बोल रही है इतना अच्छा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतना इंडिया की रैंकिंग बढ़ गई है, ये सारी चीज़ें, दूसरी जगह ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो सरकार ने बोला जो पेंडिंग केसेस होंगे हम उसके लिए कहीं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, जो भी पैसा हम आपको बोल रहे थे आप हमें कैपिटल गेन्स टैक्स का दो, सबको माफ़ कर दिया, ठीक है। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म। आज आपका ये चैप्टर खत्म, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज़, क्या, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस, दो वर्ड होंगे, टैक्स इवेजन टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। अगर आप लीगल लूप होल का इस्तेमाल करके टैक्स ना दो तो क्या कहलाता है, टैक्स अवॉइडेंस, जो कि यहां पर हुआ, ठीक है। यहां वोडाफोन ने क्या किया, लीगल प्रोसीजर अपनाया, लीगल प्रोसीजर, और टैक्स नहीं भरा, तो सबके सामने, चोरी नहीं की कोई, सबके सामने उसने बोला कि भाई मेरा टैक्स बनता ही नहीं है, मैं टैक्स अवॉइड कर दिया। लेकिन क्या किया उसने, लीगल लूप होल अपनाकर टैक्स ना भरना क्या कहलाता है, टैक्स अवॉइडेंस। और टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स इवेजन होता है जो आप ब्लैक मनी वगैरह अपने पास रखते हो और उस पर टैक्स नहीं भरते हो अलग से, है ना, वो क्या कहलाता है, टैक्स इवेजन। इवेजन, EVASION, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन क्या कहलाता है, टैक्स इवेजन होता है कि आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो शो ना करो, पूरी प्रॉपर्टी शो ना करो और उस पर टैक्स ना भरो, वो क्या कहलाता है, टैक्स इवेजन, ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस क्या है, लीगल फ्रेमवर्क में रहना और लूप होल्स का इस्तेमाल करके कुछ टैक्स कम भरना इज टैक्स अवॉइडेंस। और उसका जो दूसरा मैंने आपको बताया वो क्या है, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन, EVASI, ठीक है, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। तो ये दो चीज़ें थी इस चैप्टर में, और टैक्स इवेजन टैक्स अवॉइडेंस, और ये जो सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। और बस इस चैप्टर को ख़त्म, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कुछ और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, टैक्स इवेजन में जैसे भाई लोग इनकम टैक्स नहीं भरते, ये सारी चीजें, वो सारा टैक्स इवेजन। इनकम टैक्स जो नहीं भर रहा है वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो भी सीखा है, क्या चीज, रिटर्न जो कर रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न जो कर रहा है, नहीं वो तो टैक्स भर रहे हैं, वो ना इवेजन है ना अवॉइडेंस है। जब आपके पहले पैसे कट गए और आपने फाइल किया कि भाई मेरे इतने कटे थे और ज्यादा कट जाते हैं थोड़े, आपको वापस भेजने हैं, वो क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। तो उससे पता चलता रहता है कि इस बंदे के ही कटे थे और ये फाइल कर रहा है वापस से, तो मैच हो जाता है ना, वो पूरा एक प्रोसीजर है। जिसने इनकम टैक्स भरा, जिसने फाइल किया वो तो आ गया, वो तो प्रॉपर इनकम टैक्स के फ्रेमवर्क के अंदर है। जो इनकम टैक्स नहीं भरते, जैसे दुकानदार नहीं भरते हैं इनकम टैक्स, बड़ी सारी जनता होगी जो, अब दिल्ली में मैं पीजी में रहता था, वो पीजी वाले कोई टैक्स नहीं भरते, वो क्या है, एक टाइप का टैक्स इवेजन, ठीक है। पीजी वाली जो कमाई है ऊपर की है, वो जो सब लगा हुआ है, वो थोड़ी आती है, नहीं उसका कोई टैक्स भरता है, नहीं, वो क्या है, टैक्स इवेजन, ठीक है, ठीक है, चलो ओके।